में जो गैस सिलेंडर ये लोग दिए थे उसी पे बैठे हैं लोग, हाँ, और चूल्हे में खाना बना रहे हैं और उसी को इनके सर पे मारेंगे। और जो रोजगार का इन्होंने ढिढोरा पीटा था कि हर साल हमने 4 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? जब हक लेना पड़ेगा और उनको देना पड़ेगा। अगर पिछड़ों का हक कहीं भी मारा जाता है तो ये सरकार गिरनी तय है और इस सरकार को गिरा कर रहेंगे। स्वागत है आपका बुम मीडिया में। और इस समय हम लोग लखनऊ में हैं और यहाँ पे आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो घोटाला हुआ था उसको लेके आज 135 दिन हो गया है और ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। और कल इन लोगों ने परसों की बात कर रहे हैं हम लोग, इन लोगों ने जो केशव प्रसाद मौर्य जी का एक प्रोग्राम था वहाँ पे भी जाके धरना प्रदर्शन किया था और अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए लड़े थे। लेकिन वहाँ से भी इनको कुछ खासा हाथ नहीं आया, कुछ इनको न्याय स्वरूप कुछ मिला नहीं। चलिए इनसे ही जानते हैं कि क्या क्या परेशानी है और सरकार इनकी बात सुन भी रही कि नहीं सुन रही, क्योंकि 135 दिन हो गया है और अभी तक इन लोगों को यहाँ पे बैठाए रखना, क्योंकि त्यौहार के टाइम पे कहीं से भी ये सही नहीं दिख रहा है। इन लोगों के साथ कुछ तो न्याय होना चाहिए लेकिन कुछ न्याय नज़र नहीं आ रहा है। इन्हीं से बात करते हैं। भैया कितने दिन हो गया आपको और कब से बैठे हुए हैं? 135 दिन हो गया हम लोगों को और हम लोगों की मांग ऐसी नहीं है कि सरकार को कोई संविधान बदलना पड़ जाए या कैबिनेट में कुछ पास करना पड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि संसद का जो है स्पेशल अधिवेशन बुलाने पड़े, सत्र बुलाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। एक संस्था 2015 में भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, उसका नाम रखा गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और तर्क ये दिया गया, आज भी अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ उत्तर प्रदेश आए थे तो उन्होंने यही कहा कि पिछड़ों का अधिकार सुरक्षित करने के लिए हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 29 अप्रैल को 2021 को आई थी। आज नवंबर का पहला दिन है। इतने दिन हो गए, आज तक उस रिपोर्ट को ये उत्तर प्रदेश की सरकार मानने को तैयार नहीं है। उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलितों के 20,000 पद छीन कर अपनी पसंद के लोगों को दे दिया गया। उसमें ऐसे लोगों को भी नियुक्तियां दे दी गई जिन्होंने इस भर्ती में फॉर्म तक नहीं भरा था। उस मांग को लेकर 135 दिन से हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। लाठियाँ मारी गई, मुकदमे लादे गए और हमारे भाइयों बहनों को जात सूचक गालियाँ दी गई, बहनों के हाथ तक तोड़ दिए गए। सिवाय इन सब के अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। दीपावली 2 दिन बाद है और हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी सरकार इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती, तो हमारी दीपावली भी यहीं पर इको गार्डन में ही मनने वाली है। इको गार्डन में ही मतलब दीपावली अब मनानी ही पड़ेगी, मजबूरी है जब आप कह। तो अभी कितने लोग आपके साथ होंगे जो बताए इस धरना प्रदर्शन के साथ हैं आपके? देखिए 20,000 सीटों का घोटाला किया है इन अधिकारियों ने विभाग के, बेसिक शिक्षा विभाग के। तो 20,000 वो हमारे परिवार हैं जो इससे प्रभावित हैं। और 6 सितंबर को अभी हम लोगों ने आंदोलन किया था तो अपने सभी परिवार वालों को यहाँ पे बुलाया था। सभी जो पीड़ित अभ्यर्थी थे वो आए थे। यहाँ पे 30 से 35,000 की संख्या में हम लोगों ने इको गार्डन में प्रदर्शन करने का काम किया था। और एक आखिरी प्रदर्शनी है, उस दिन हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन भी इस आंदोलन में पूरा आएंगे। परिवार के साथ में सारे जितने भी 35,000 लोग हैं वो सारे अपने परिवार के साथ है, तो पूरा इको गार्डन ही भर जाएगा? नहीं, इस बार हम लोग इको गार्डन में नहीं इकट्ठा होंगे। अच्छा, मतलब दूसरी 6 सितंबर को हम लोगों ने जो एक शिक्षक की मर्यादा होती है उसका पालन किया है। एक देश के आदर्श नागरिक की जो जिम्मेदारी है वो हमने निभाई है। और 6 सितंबर को पूरी शांतिपूर्ण तरीके से 35,000 की भीड़ को यहाँ इको गार्डन में जो जेल बनाई है इन्होंने, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जगह पहले जेल ही थी जिसको अब इन्होंने बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए जेल बना दी है। बड़ी सी गेट लगी, उसको बंद कर देंगे। आप यहाँ चिल्लाते रहिए, आपकी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। और बाहर इतने संवेदन शून्य लोग बैठे हुए हैं जो कभी अंदर आना 135 दिन में उचित भी नहीं समझे। तो हम लोगों ने इस बार तय किया है, हमारे माँ बाप का कहना है, हमारे गार्जियंस का ये कहना है कि इस बार जब हम लोग आएंगे तो आंदोलन अंदर नहीं होगा, आंदोलन विधानसभा के सामने होगा जहां हमने अपने ऐसे नाकारा लोगों को चुनकर भेजा है जो आज हमारी बात तक नहीं कर रहे। लेकिन विधानसभा के सामने जाएंगे तो भाई यहाँ से गेट से बाहर जाने में आपके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है, तो विधानसभा जाएंगे वो परिवार के साथ जाएंगे तो कितना सेफ रहेगा? क्योंकि किसी के ऊपर भी लाठीचार्ज हो जाता है और परिवार आएगा तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा ना। देखिए, रोज़ भूखों मरने से बेहतर है कि सम्मान के साथ एक दिन लाठी खा के हम लोग घर जाएँ वापस। आप सोच के देखिए 135 दिन के बाद अगर हम लोग खाली हाथ घर जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? माँ बाप पूछेंगे, परिवार के पूछेंगे, और तो और समाज ऐसा है वो यही प्रश्न पूछेगा कि 135 दिन में क्या मिला आपको। और उस सरकार से, जिस सरकार को बनाने के लिए हम लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठ के, कोई यहाँ पे प्रजापति बैठे हैं, ये जायसवाल बैठे हैं, ये गुप्ता बैठे हैं, ये मौर्य बैठे हैं, कुशवाहा बैठे हैं, विश्वकर्मा बैठे हैं, शर्मा बैठे हैं, पाल बैठे हैं, मैं यादव बैठा हूँ।
हम सारे लोगों ने पिछली सरकार को हटाकर इस सरकार का चुनाव इसलिए किया कि ये सरकार, इसका सरकार का नारा है पार्टी विथ डिफरेंस। हम सबका साथ सबका विकास वाले जो है नारे पे यकीन कर लिए थे और उसका खामियाजा हमको ये भुगतना पड़ा है कि आज 135 दिन में सबका साथ और सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी यहाँ पर हमारी खैरियत पूछने नहीं आया। कोई भी नहीं आया, मतलब 135 दिन से कोई नज़र नहीं आया आपकी तरफ कि आपको पूछ ले कि भाई क्या हुआ है, कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। कोई नहीं आया। और जब कोई नहीं आया तो हम लोगों ने ये देखा कि लगातार पिछड़ों के लिए सम्मेलन लखनऊ के गोमती नगर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा था। तो हम लोगों ने ये सोचा कि चलिए हमारे समाज के सबसे बड़े नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, तो ये हमारे भाई हैं पवन मौर्य। इन्होंने कहा कि मैं चलूँगा, जैसे आप लोग यादवों में शिवपाल को चाचा कहते हो तो हमारे मौर्य भी चाचा हैं, तो चलिए हम वहाँ चाचा जी से बात करेंगे और इनकी थोड़ी जान पहचान भी है। तो उन्होंने कहा कि चल के हम बात करेंगे, हमारे साथ न्याय जरूर होगा। तो हम लोग इस उम्मीद में चले गए और वहाँ की मैं आपको हालत बताऊँ, वहाँ पहले तो उप मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को विपक्षी पार्टी का एजेंट बताया और अपने जो वहाँ पे पुलिसकर्मी थे उनसे कहा सुरक्षा इनको बाहर निकालिए। वहाँ से पुलिस वालों ने हम लोगों को बाहर निकाला है और भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई हैं, जासूचक गालियाँ दी गई हैं, सबके आधार कार्ड जमा कर लिए गए, फ़ोन छीन लिए गए और मुकदमे लाद कर जेल में डालने की धमकियाँ दी गई हैं। इतना सब कुछ करने के बाद हम लोग फिर दोबारा यहाँ पर बैठे हैं। दीपावली हमारी यहीं बीत रही है। हम अभी भी इस उम्मीद में है कि शायद ये चुनावी समय है, सरकार हमारी मांगों पर सुनवाई करे और हमको न्याय दे। तो भैया ये बताइए कि मौर्य जी के लिए आपने इतना कुछ कहा अपने इलाके में, ठीक है, उनके तरफ से जो अभी भैया ने बताया है कि बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार करा गया, उस पर क्या कहना है आपका? ये देखिए, पहले तो हम ये बताएंगे कि बस मौर्य समाज ही नहीं, पूरी ओबीसी कौम और एससी बिरादरी सभी लोग ओबीसी एससी बस केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा देखकर 2017 में कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो भले मौर्य हैं लेकिन ओबीसी एससी वर्ग के आते हैं तो ये सबका विकास करेंगे। यादव बहुत हमारे जानने वाले हैं जिन्हें मैं खुद प्रमोट किया था कि नहीं आप वोट बीजेपी को देंगे, क्योंकि आप देखें कि पिछली सरकार में भी भर्तियां बहुत बीएड बेरोजगार लोगों की अनदेखी की गई, जिसके कारण ही अखिलेश यादव की सरकार गिरी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये अगर 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मुद्दा बीजेपी सॉल्व आउट नहीं करती है तो ये 69,000 बीजेपी को ले डूबेगी और ऐसे ले डूबेगी कि फिर कभी इनका उदय नहीं होगा। और रही बात केशव प्रसाद मौर्य की, तो मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने उनका प्रचार किया है, उनको तख्त पर बैठाया है तो हम उनको उतार भी सकते हैं। वैसे भी वो स्टूल पे बैठते हैं, कोई सोफा पे तो बैठते नहीं हैं, स्टूल पे बैठते हैं, उनकी औकात भी वही है। और ये हमको मालूम चल गया, क्योंकि जब अपने समाज की बात आती है तो आप अपने समाज की बात नहीं उठा पाते तो दूसरे की समाज का आप क्या भलाई करेंगे? आपको प्रतिनिधि क्यों बनाया जाता है? इसीलिए तो बनाया जाता है कि आप अपने समाज की बात उठाएंगे। वहीं पे अगर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर दम हो तो किसी सवर्ण जाति का अगर अधिकार, मैं खोल के कहता हूँ, अगर किसी सवर्ण व्यक्ति का अधिकार इस योगी सरकार में अगर अहित हुआ है, वो योगी के पास जाएगा तो वही योगी जी कहेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य नंगे पांव दौड़ के आएंगे, चाहे कोई भी ओबीसी एससी का मंत्री नंगे पांव जाएगा और उसका काम करेगा। मैं लिख के देता हूं। लेकिन इन लोगों की अपनी कास्ट के लोगों का, अपने जो ओबीसी वर्ग है उसका नहीं लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से ओबीसी वर्ग ने उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया है तो लग नहीं रहा है कि वो उसके काबिल है। नहीं, कोई बस केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, ओम प्रकाश स्वतंत्र देव सिंह हुए, केशव प्रसाद मौर्य हुए, अनिल राजभर हुए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, ये सब लोडर हैं वो और अपने पार्टी के ऊपर भी बोझ बने हुए हैं। बस पार्टी इनको यूज करती है खाली वोट बैंक, बस वोट बैंक के लिए कि ये मौर्य हैं तो मौर्य बिरादरी में जाएंगे, ये राजभर हैं तो राजभर बिरादरी में जाएंगे। इनकी कोई औकात नहीं है बीजेपी में कि बीजेपी के एक फैसले को, क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट ये लोग ने नहीं पढ़े हैं, उसमें नहीं लिखा है, साफ साफ लिखा है कि ओबीसी के 1898 की जगह पे मात्र 2637 सीट दी गई है। तो क्यों नहीं है बीजेपी वाले से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से सवाल जवाब करते हैं कि हमारे समाज की यहाँ पे अहित हुआ है, क्यों नहीं उसका आप निराकरण कर रहे हैं? कि अब की बार चुनाव में, जैसे कि पहले वाले चुनाव में जो वोट बैंक होता है वो पूरा इकट्ठा कर लिया था, तो अब की बार जो जनता है उसको क्या समझ में आ रहा है कि जो ये वर्ग जो जाति के आधार पर उन्होंने वोट दिया था इस बार उनका देना कामयाब नहीं रहेगा? नहीं, इस बार तो जो ये बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि पिछले बार का लहर है तो इस बार आए, गांव में जो गैस सिलेंडर ये लोग दिए थे उसी पे बैठे हैं लोग
हाँ, और चूल्हे में खाना बना रहे हैं और उसी को इनके सर पे मारेंगे। और जो रोजगार का इन्होंने ढिढोरा पीटा था कि हर साल हमने 4 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? जमीन पे कोई रोजगार दिखाइए। 4 लाख बोला है कि हमने 4 लाख भर्तियां दी हैं, 4 लाख लोगों को रोजगार दिया, दिख रहा है उत्तर प्रदेश में? और अपने घोषणा पत्र में तो हर साल 7 लाख 8 लाख रोजगार देने के लिए कहे थे, और लास्ट में आते आते 5 साल में 4 लाख रोजगार दिखा रहे हैं, जिसमें हम लोगों की भी भर्ती है। तो हम लोगों का हाल आप देख ही रही हैं, 25-30 हज़ार सीट इसमें खाली है। कहीं भी चले जाइए, अगर वो संविदा पर भी नौकरी दिए हैं तो उसको ऐड कर लिए हैं कि हम 4.5 लाख इसमें ऐड हो गए। अगर कोई पुरानी बहाली भी किए हैं तो उसको भी ऐड कर लिए हैं। वैसे ये लोग जब जाएंगे चुनाव में तो इनकी खातिरदारी की जाएगी। अगर हम लोगों के मामले का सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो जैसे भैया ने बताया कि हमारा 20,000 परिवार है, तो 20,000 परिवार समझ लीजिए, अगर किसी परिवार में भी 5-7 परिवार होंगे तो ये लोग हम लोग सभी लोग इकट्ठा होकर इनके खिलाफ प्रचार करेंगे। और पूरी बस में, जैसे इन लोगों का टारगेट होता है ना किसी जनसभा में कि आप किसी विधायक को देंगे आप अपने विधानसभा से 10 बस लाइएगा, तो हम लोग भी अपने ज़िले में 10-10 बस करेंगे और अपने नॉमिनेट करेंगे कि आपको इस विधानसभा का देखना है, और वो इनके खिलाफ प्रचार करेगा। ऐसे मत समझिए कि हम लोग 135 दिन से बैठे हैं तो निठल्ले हैं। हम लोग इनको समझाएंगे कि वोट की ताकत क्या होती है, आने वाला समय बताएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सरकार से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग अपने मर्यादित भाषा में कर रहे हैं कि आप लोग जो, हम कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अधिक नहीं कर रहे हैं कि कोई संशोधन कीजिए संविधान में। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में लिखा गया है कि ओबीसी और एससी के 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है, उसको पूरा कर दीजिए। हम लोग आप ही के लोग हैं। इसमें अधिकतर लोग, क्या मैं 95% की गारंटी लेता हूं कि ये लोग सब लोग बीजेपी को वोट दिए थे और बीजेपी को देंगे भी, लेकिन हम लोगों के अगर का हित हुआ तो आपका भी हित नहीं होगा। तो देखिए, अभी शिक्षक हैं ये लोग, और ये लोग इतने दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इन सबका यही कहना है कि शिक्षक की एक मर्यादा होती है, शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, ऐसे धरना बैठ के देना नहीं होता है। और अभी तक इन्होंने मर्यादा के साथ साथ धरना अपना दिया है। 6 तारीख को भी उन्होंने पूरे मर्यादा के साथ धरना दिया, लेकिन अभी जिस तरीके से बता रहे हैं कि अगर इनकी मांगें नहीं सुनी गई और इनका जो अधिकार है वो अगर नहीं दिया गया तो वो आने वाले समय में विधानसभा का परिवार के साथ में घेराव करेंगे। अभी और हैं एक लोग मेरे साथ, उनसे भी जानते हुए वो कहाँ से आए हैं और क्या क्या समस्या। कहाँ से हैं भैया आप? मैं बरेली ज़िले से हूँ। बरेली ज़िले से। तो ये बताइए कि अभी आपकी जो मांगे हैं वो कहीं से कुछ लग रहा है कि सुनी जाएंगी कि नहीं सुनी जाएंगी, ऐसी टाल दिया जाएगा क्योंकि चुनाव नज़दीक है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा? देखिए, चुनाव नज़दीक है और हम भी अपनी मांगों को लेकर लगातार बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव नज़दीक हो गया तो हम लोग ये डर जाएं कि हाँ सरकार हमको जेल में कर देगी, वो कर देगी, या संविधान वो लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी तो हम लोग को यहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा या कुछ भी होगा। देखिए, हम अपना प्रोटेस्ट लगातार जारी रखे हुए हैं। 135 दिन हो गए हैं, उसमें हमें किसी प्रकार की कोई भी कमी महसूस नहीं करी है अपने तरफ से। हाँ, यहाँ रहने में हम लोग को प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ी है, और आगे आने वाले दिनों में हमें पता है कि आगे आने वाले दिनों में और करनी पड़ेगी, क्योंकि अब बरसात का मौसम बीत गया, गर्मी की मौसम यहाँ बीत गई, सर्दियाँ आ गई, खुले में पूरा, और अभी भी हमारी साथियों की लगातार 1-2 करते हुए यहाँ पर लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। लेकिन ये बेरहम सरकार किसी भी एंगल से हमारे तरफ देखना नहीं चाह रही है। हम लोग जब भी इनसे संवाद करने को जाते हैं, अगर कभी भी अपने तरफ से अगर जाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ लाठी डंडे के अलावा और किसी बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। गालियां, आप जरा सा बाहर भी निकलेंगे, गेट से बाहर निकलेंगे, आपके लिए डंडे तैयार खड़े हैं। देखिए, पहली बात तो गेट के अंदर आने के बाद में गेट बाहर जाने का इनका कोई प्रावधान नहीं है जी। यहाँ से हम लोग अंदर आ गए, अब ये गेट से बाहर नहीं जाने देंगे। तो क्या मतलब कि जो धरना प्रदर्शन करते हैं उनको तो एक तरह से हिरासत में ले लिया जाता है? जी, ये बिल्कुल जेल है। आते हैं जो भी आते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, इनको अंदर लाके डाल दिया जाता है, फिर यहाँ से उनको पानी तक के लिए बाहर नहीं जाना दिया जाता है। और यहाँ पर जो पानी वगैरह है ये सब दूषित है, प्रदूषित है, इसमें कीड़े पड़े हुए हैं। अभी आप देखेंगे जाके इसमें कीड़े पड़े हुए होंगे। तो हम लोग से पूरा खिलवाड़ कर रहे हैं, बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में इनके साथ में हम भी खिलवाड़ करने वाले हैं। अभी 2 दिन पहले जैसे अभी आपसे बात हुई थी, केशव प्रसाद मौर्य जी को हम लोगों ने वहाँ पर बैनर वगैरह दिखाए थे। केशव प्रसाद मौर्य जी का वहाँ देखने के लिए जो वक्तव्य था, उन्होंने सिर्फ भारत माता की जय लगा दिया। भारत माता की जय करने से आपके समाज का भला नहीं होने वाला है, उनको ये बात सोचनी पड़ेगी। पिछले विधानसभा में पिछले जो चुनाव हुए थे 5 साल पहले, इनको यही भारत माता की जय करते हुए, मोदी के नारे लगाते हुए सब कुछ आ गया था। लेकिन अब यहाँ मोदी का नारा नहीं काम आने वाला है कि अब की बार मोदी सरकार नहीं होगी, अब की बार पिछड़ों का हक लेना पड़ेगा और उनको देना पड़ेगा।
अगर पिछड़ों का हक कहीं भी मारा जाता है तो ये सरकार गिरनी तय है और इस सरकार को गिरा कर रहेंगे। हम अभी पूरा टाइम देते हुए यहाँ बैठे हुए थे क्योंकि हम लोगों ने घोषणा अभी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करी हुई है कि 23 नवंबर को हमारा प्रोटेस्ट होने वाला है। सरकार को पूरा मौका दिया गया है ताकि वो आगे आने वाले दिनों में किसी अभी प्रकार तो काफी टाइम है 23 तारीख आने में, अगर सरकार चाहे तो आपको न्याय दे सकती है। इसीलिए हमने ये टाइम इतना दिया है कि सरकार कोई भी बीच में आनाकानी ना करे कि हम कमेटी बनाएंगे तो हम अधिकारियों से बात करेंगे, तो हम सरकार से बात करेंगे, तो अपर सचिव से बात करेंगे। कोई भी इफ और बट की कोई संभावना नहीं है। 23 तारीख हमारा लास्ट और अंतिम है और उस दिन विधानसभा के सामने बैठ जाएंगे और जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारा जियो जारी नहीं होता या फिर हमारा वहीं नियुक्ति पत्र जारी नहीं होता। ऐसे आप लोग बैठेंगे तो उनके पास लाठियां भी हैं। लाठियां हैं तो जनता है। गोले चला देंगे तो फिर क्या करेंगे? आज गोले जिस तरह से गोले चलते हैं वैसे गोले दिखेंगे भी। आप लोग कहाँ चले जाएंगे? आप लोग हमारे समय गोदी मीडिया समर्थन नहीं कर रही है हमारी, हमें पता है। गोदी मीडिया यहाँ पर आज तक नहीं आई है, 135 दिन हो गए। ये आप लोग का समर्थन है जो हम लोग अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हैं और आप लोग से हम कहते हैं कि आप लोग वहाँ इन्वाइटेड हैं। 23 तारीख को आप वहाँ पहुँचिए और वहाँ हम लोग को कवर करिए ताकि बम फेंके, चाहे वो हम लोग को ऊपर जो लखीमपुर में हुआ था गाड़ियाँ चलवा दी थी, हमारे ऊपर गाड़ी चलवाएं हमारे ऊपर गाड़ियाँ। समाज देखेगा नहीं, कुछ भी कर नहीं, बिल्कुल नहीं हटने वाले। अगर वो कह दें कि हाँ आज हमारा यहाँ पर अगर कुछ उल्टा सीधा करना चाहते हैं यहाँ भी करवाने के लिए तैयार हैं। पहले दिक्कत तो ये सबसे बड़ी है ना कि आप इस गेट से बाहर जाने पाए, क्योंकि गेट ही बंद कर देंगे तो कैसे जाएंगे आप लोग? हम गेट के अंदर आने वाले कब हैं? हमने कब कहा गेट के अंदर आ रहे हैं? अच्छा, मतलब बाहर से विधानसभा पहुंचेंगे? बिल्कुल, उनको भनक तक नहीं लगेगी हम विधानसभा कब पहुंच गए और कहाँ से पहुंच गए। तो मतलब पूरी तरीके से पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरी तैयारी हो चुकी है। चाहे हमको ड्रोन के द्वारा उतरना पड़े, हम वही विधानसभा उतरेंगे। शिक्षक जब ऐसी बातें कर रहा है कि क्योंकि अधिकार नहीं मिलता, जब अधिकार की बात आती है तो कोई भी राजा महाराजा हो या कितना बड़ा संत हो वो भी लड़ना शुरू कर देता है। तो ये तो खैर शिक्षक हैं और पिछले 135 दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं और ये बोला गया है कि अगर हक नहीं मिलेगा आपकी बार तो 23 तारीख को विधानसभा घिराव होगा विधानसभा का। और साथ में सिर्फ शिक्षक ही नहीं होंगे, शिक्षक के परिवार भी होंगे, बच्चे भी होंगे, माँ बाप भी होंगे, पत्नी भी होगी, सब लोग होंगे और उसके साथ में वहाँ घिराव करेंगे। अगर तब घिराव करने पे भी जिस तरीके से इस सरकार में ऐसा होता आ रहा है कि जो धरना प्रदर्शन करते हैं अगर इको गार्डन से बाहर गए तो उन पर लाठीचार्ज हो जाता है। तो अगर लाठीचार्ज हुआ या कुछ भी हुई, कोई भी बाबरता हुई तो ये लोग वहीं पे अटल रहेंगे, अपने हक के लिए वहीं पे खड़े रहेंगे, चाहे इनके ऊपर लाठियां बरसती रहे। अब देखना ये है कि सरकार को इन्होंने टाइम दिया हुआ है, अभी कुछ दिनों का टाइम है, कम से कम 10-15 दिन का टाइम है। अगर इस समय भी सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो 23 तारीख में शायद कोई अनहोनी भी हो जाए, क्योंकि लाठीचार्ज होना तो कहीं ना कहीं तय होता है। क्योंकि जब भी कोई धरना देने जाता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज की पहले से ही व्यवस्था कर दी जाती है। इसीलिए ये इको गार्डन बनाया गया है, क्योंकि बंद करके लोगों को रखा जाता है और इससे बाहर लोग नहीं जा सकते। लेकिन इन लोगों ने बोला है कि यहाँ तो कुछ लोग बैठे हैं लेकिन बाहर से विधानसभा का घेराव कैसे भी करेंगे, लेकिन लाखों की संख्या में करेंगे। तो ये सरकार के लिए इस समय, क्योंकि चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है और इस समय लाखों लोगों की संख्या अगर होगी जो कि उनके विरुद्ध जाएगी, अपने हक के लिए लड़ रही है, तो ये बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत ज़्यादा घातक साबित होने वाला है। जो इन लोगों को इनका अधिकार नहीं मिला, जो ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार नहीं मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोट बैंक की चर्चाएँ होती हैं। पिछले टाइम में भी इन लोगों ने जैसे बताया कि वोट बैंक बनाया था, उसकी वजह से बताएं सारे जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग थे वो लोगों बीजेपी को वोट दिए थे। लेकिन इस बार जब उनका अधिकार ही नहीं मिला, ओबीसी को उनका अधिकार ही नहीं मिला है, तो फिर इस बार जो वोट बैंक की तरकीब थी वो भी कहीं ना कहीं काम नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें, जो अधिकार ना देना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, ये सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब साबित होने वाला है आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए। कैमरामैन शिवम के साथ शोभिनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.